नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी के खास और पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी अब जेल चले गए हैं। उनको 2 दिन की कोर्ट ने ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया है। हालांकि पार्थ चटर्जी की तरफ से यह कहा गया कोर्ट में कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में दर्द है, लिहाजा इस बात को देखते हुए जज साहब ने यह आदेश दिया कि उनको ईडी की कस्टडी में ही अस्पताल के अंदर रखा जाए। अब 2 दिन वो अस्पताल में रहेंगे, लेकिन ईडी के अधिकारी, सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद रहेंगे और उसके बाद दोबारा कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। ये बात जरूर है कि अब उनका पीछा छूटने वाला नहीं है। अब उनकी जो निकट सहयोगी थी, जिनके घर से 20 करोड़ रुपए, सोना, विदेशी मुद्रा और 21 मोबाइल फोन मिले थे, वो अर्पिता मुखर्जी, उसको भी अब ईडी ने कस्टडी में लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब अर्पिता मुखर्जी से वो पूछताछ आगे की होगी कि ये जो पैसे हैं इसमें और किस किस का हिस्सेदारी है और किन किन से पैसे इकट्ठे किए गए। मामला है पूरा, आप जानते हैं, शिक्षिका घोटाला और जो शिक्षा विभाग है उसमें सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती का। एसएससी के थ्रू ये भर्ती हुई थी और उस एसएससी के थ्रू भर्ती में आरोप लगे थे कि उस समय जब भर्ती हुई तो जब मंत्री थे पार्थ चटर्जी, और ये मामला 2014 से लेकर 2021 तक जब शिक्षा मंत्री रहे थे उसी बीच का है, और उस समय यहां एसएससी में घोटाला हुआ। कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरे साल एग्जाम की तैयारी की थी, उन्होंने, जिन लोगों ने 100% भी अपना पेपर हल किया, ऐसे लोगों का भी नंबर नहीं आया। तो लोगों के अंदर शक हुआ, चर्चा हुई कि हमारा नंबर क्यों नहीं आया। तो उन्होंने इसकी कंप्लेंट की, सरकार से शिकायत की, मुख्यमंत्री से शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। तब हार कर वो कोर्ट गए और 2 लड़कियों ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब दस्तावेज मंगाए तो पाया कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था, नंबर सही नहीं थे, उसके बावजूद भी वो वहां थे। उसकी जांच में खुलासा हुआ कि मंत्री की बेटी भी उसी में नियुक्त की गई और इसी तरह नियमों को ताक पे रख के कई भर्तियां की गई। तब कलकत्ता हाई कोर्ट ने बाकायदा इस मामले की सीबीआई से जांच करने के आदेश दिए थे। सीबीआई ने जब जांच की, पूरी भर्ती को जांचा परखा, तो पाया कि जो आरोप लगे हैं वो सही हैं। और इतना ही नहीं, भर्ती की गए लोगों से मोटे रिश्वत ली गई है, मोटी रिश्वत लेकर भर्ती की गई है। इस सारे मामले में अंदाजा था कि करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ है, लेकिन कितना पैसा इकट्ठा हुआ है और कहां है, इसकी जांच फिर ईडी को दे दी गई। और ईडी ने जब इसकी आगे जांच की तो पाया कि मंत्री जी ने बड़ी चालाकी से अपने निकट सहयोगी और रिश्तेदारों में और अपने सचिव के जरिए पैसे को इधर उधर छुपाया हुआ है। ईडी लगातार ट्रेस करती रही और ट्रेस करने का नतीजा यह हुआ, 21 टेलीफोन रखने के बावजूद जो ये अर्पिता मुखर्जी है, इनके घर से 20 करोड़ रुपए नगद प्राप्त हुए, करोड़ों का सोना मिला है, विदेशी मुद्रा मिली है। और आप समझ लीजिए ये तब है जब मामला लगभग 2 साल पुराना हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो इकट्ठा हुए पैसे हैं, ये जो कैश मिला है, ये तो वो कैश है जो बचा हुआ है। बाकी कैश कितना खर्च हो गया, कितना बैंकों में जमा कर दिया गया, कितने से प्रॉपर्टी खरीद ली गई, इसका अभी हिसाब लगना बाकी है। और इसीलिए ईडी को ये पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी चाहिए थी। और इसमें अब आप ड्रामा देखिए, जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कल तक तो मंत्री जी बिल्कुल ठीक थे, कार्यक्रमों में जा रहे थे, और जैसे ही ईडी ने गिरफ्तार किया तब इनकी तबीयत खराब हो गई। तो क्या ये राजनीतिक दलों का एक सोचा समझा बहाना है कि जब भी कभी कोई जांच एजेंसियां इनको पकड़ती हैं, इनकी तबीयत खराब हो जाती है? हमने देखा लालू प्रसाद हो या कोई बड़ा लीडर हो, इनके सीने में दर्द होता है अचानक और फिर ये अस्पताल में भर्ती होते हैं। और दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य, अस्पताल से डॉक्टरों की रिपोर्ट भी ऐसी आ जाती है कि साहब हाँ, इनकी तबीयत खराब है, इनको अस्पताल में भर्ती रखना जरूरी है। क्योंकि जिस राज्य में ये मंत्री होते हैं या इनका ज़्यादा दबदबा होता है, उसके राज्य के जो डॉक्टर हैं वो भी बेचारे मजबूर होते हैं कि मंत्री जी या नेताजी के हिसाब से अगर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की
तो कहीं कल को उनकी जान जोखिम में ना आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्थ चटर्जी के मामले में भी ये रिपोर्ट फर्जी है या डॉक्टरों ने दबाव में रिपोर्ट दी है, लेकिन ये आम जनता के सवाल हैं जो देश की जनता ये बोल रही है कि अक्सर ऐसा नेताओं के बारे में देखा गया है। खैर, कुल मिलाकर एक कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। पार्थ चटर्जी हैं, ईडी को इनकी गिरफ्तारी करनी है, पूछताछ करनी है। कब तक बीमार रहेंगे? हमने देखा था महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक इसी तरह बीमार हो गए थे जब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, इसी तरह वो भी अस्पताल पहुंच गए थे। इसी तरह ईडी ने फिर एप्लीकेशन लगाई थी और अल्टीमेटली ईडी की तरफ से ये तक कहा गया कि एक बोर्ड बना देते हैं मेडिकल, वो इनकी जांच करेगा। और कई मामलों में तो हमने देखा कि जांच फिर एम्स में आ जाती है, यानी केंद्रीकृत जो अस्पताल हैं उनके डॉक्टर की टीम जांच करती है, तो पोल खुलना तय माना जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ईडी बख्शने के मूड में नहीं है और यह बख्शने का मामला भी नहीं है। आप सोचिए कि किसी के बच्चे, और कई बच्चे तो कोचिंग लेते हैं, ये भर्ती होनी थी टीचरों की, इसमें एग्जाम होगा, एसएससी एग्जाम लेगी। पश्चिम बंगाल के मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जो कई दिनों से, मतलब महीनों से वो तैयारी कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने लाखों रुपया कोचिंग सेंटर में खर्च किया है। सब कुछ छोड़कर तैयारी में जुटे थे कि हमको इसमें भर्ती होना है, हमें क्लर्क बनना है, हमें टीचर बनना है। और अगर कोई रिश्वत देकर उनको बाईपास करके भर्ती हो जाए तो कितना दिल पर जोर पड़ता है, ये उन गरीबों से पूछो। पश्चिम बंगाल के आम घर के बच्चे, गरीब बच्चे, जो ना रिश्वत दे सकते हैं ना वो कहीं कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन मेहनत कर सकते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और ममता बनर्जी जो बात करती है मां माटी मानुष की, वो मानुषता कहां गई उनकी कि गरीबों का हक मारकर ऐसे लोगों को दे दिया गया जिनके पास देने के लिए रिश्वत है। जब ये घोटाला खुला है, ममता बनर्जी का एक शब्द नहीं आया है। ये बात अलग है कि इसकी आहट थी, क्योंकि पार्थ चटर्जी से अप्रैल महीने में और मई महीने में पूछताछ ईडी कर चुकी थी, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि गिरफ्तारी हो सकती है। और इसीलिए आपको बताएं, ममता बनर्जी को हमने देखा कि वो किस तरह से ममता बनर्जी लगातार ईडी और सीबीआई को टारगेट कर रही थी अपने भाषणों में, अपने प्रोग्रामों में। इनको लग रहा था कि अभी से बहाने बनाओ, अभी से इस तरह की बातें करो कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, तो कल को जब मंत्री पकड़े जाएंगे, और अभी जो ईडी के सूत्र हैं वो तो ये तक बता रहे हैं कि मामले में अभी कई और लपेटे में आने वाले लोग हैं। मामले के तार हो सकता है ममता बनर्जी तक जुड़े, हो सकता है मामले के तार ये अभिषेक बनर्जी तक जाएं, क्योंकि जो सूत्र हैं, जो पब्लिक है, उसका कहना है कि इस सरकार में ममता बनर्जी का जो भी मैनेजमेंट है उसको करने के लिए अभिषेक बनर्जी, जो उनका भतीजा है और पार्टी का महासचिव है, सारे अरेंजमेंट ये करते हैं। यानी कमीशन खोरी के इस खेल में कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी तक तार पहुंच सकते हैं। तो इसलिए पहले से ही ये तैयारी में थे कि कहीं ना कहीं सड़कों पर कार्यकर्ताओं को उतार दो, एजेंसियों पर दबाव बनाओ, केंद्र सरकार को बदनाम करो, और अगर जेल भी जाओ तो इसे आंदोलन का रूप दे दो, ताकि सरकार दबाव में आ जाए और इन नेताओं के विरुद्ध कोई काम ना कर सके। कोर्ट को घेर लो, जजों को डराओ, ये सब पॉलिसी इस देश में चल रही है, जिसको लेकर अभी तक आपको बता दें न्यायपालिका भी परेशान और हैरान है कि इस तरह से दबाव बनाया जाता है। तो सवाल यह है कि कोई राजनीतिक दल का नेता जब पकड़ा जाता है तो वो कार्यकर्ताओं को सड़क पर क्यों उतारता है, और कार्यकर्ता उतरते क्यों हैं? लेकिन कार्यकर्ताओं की माने तो हमने देखा है, वो कहते हैं साहब इन नेताओं के सहारे ही तो हम पैसा कमा रहे हैं, ऐसे बयान आए हैं। तो कांग्रेस में जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करती है तो कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतार दिया जाता है कि साहब ये तो हमें गलत सता रहे हैं। इसी तरह कई पार्टियों का आप देख लो, जब भी कभी लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई तो उनकी पार्टी के लोग सड़कों पर थे, अखिलेश यादव की पार्टी से कुछ पूछताछ हुई, आजम खान के विरुद्ध कुछ बात हुई, उनको सड़कों पे उतार दिया। यानी जिससे आप पूछताछ करेंगे और वो यदि राजनीतिक दल का व्यक्ति है या कहीं उसके पीछे फॉलोवर हैं, उनको सड़कों पे उतार कर एजेंसियों पर दबाव बनाना, उनको ब्लैकमेल करना और सरकार को घेरना, ये एक रणनीति बन गई है। अब इसका भी इलाज केंद्र सरकार को खोजना होगा। ये
जनता कह रही है कि ये जो एजेंसियां कार्रवाई करती हैं इसकी पूरी जानकारी मीडिया को खुद इन एजेंसियों को ब्रीफ करके देनी चाहिए कि इस केस में हमने कार्रवाई की, ये हमें सबूत मिले, ये दस्तावेज हैं जनता को, ताकि पता लगे कि ये जो नेता आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हैं, एजेंसियों पर लगाते हैं, वो गलत आरोप हैं, वो फर्जी आरोप हैं। क्योंकि नेता कहीं ना कहीं झूठ फैलाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनके समानांतर सच सामने नहीं खड़ा है। तो ये सब चीजें चलती हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि इस सब मामले में ये सब चीजें खुलना जरूरी है, एजेंसियों को अधिक ताकतवर बनाना जरूरी है, वहीं इन सब में पारदर्शिता रहते हुए सबूतों के साथ ये लोगों की मांग है कि अब मीडिया ब्रीफिंग जरूरी है। और अब ममता बनर्जी से जो ये शुरुआत हुई है, इनके पार्थ चटर्जी खासम खास हैं, इनके पकड़े जाने से, इनकी गिरफ्तारी से टीएमसी में घबराहट मची हुई है, बौखलाहट मची हुई है। लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं जिस तरह से महाराष्ट्र में 2 मंत्री एनसीबी के जेल में गए थे, कुछ के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई थी और उसके बाद हमने देखा कि शिवसेना में 2 टुकड़े हो गए, क्योंकि एक अंदर से आक्रोश पनपा कि शिवसेना में चल क्या रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल में भी 2 धड़े बढ़ जाएं, एक वो जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनके साथ खड़ा हो, एक वो जो भ्रष्टाचार नहीं चाहते हों और जनता के साथ खड़े हों। आगे आने वाले समय में देखना होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल की घटना से इतना जरूर है कि अगले आने वाले दिनों में कुछ गिरफ्तारियां और हो सकती हैं और ममता बनर्जी के भतीजे का नाम इसमें सामने आ रहा है। यहीं मोनालिसा दास ईडी का अगला निशाना होगा, जिनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने भी पार्थ चटर्जी की निकटता का फायदा उठाते हुए अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी की है। वंदे मातरम।